नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है शानदार और मस्त होंगे। आज से जो मैं टॉपिक शुरू करने चल रहा हूँ वो हिस्ट्री का, आधुनिक भारत का इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं। आज से ये डेली आपको क्लास मिलेगी, ठीक है। प्लेलिस्ट इसकी मिलेगी आपको चैनल पर, बिल्कुल निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। यूरोपीय कंपनियों के आगमन में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो यूरोप से भारत में व्यापार करने कंपनियां आती हैं, एक के बाद एक, ठीक है। कंपनियों की तो चर्चा करेंगे, कंपनियों की बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं पुर्तगालियों की, है ना। क्योंकि भारत में व्यापार करने या व्यापार करने का एक तरीके से बात करें तो जो शुभारंभ किया विदेशी लोगों ने या विदेशी लोगों में, कंपनियों में, तो वो पुर्तगाली थे, है ना। सबसे पहले कौन लोग आते हैं? पुर्तगाली आते हैं व्यापार करने के लिए भारत के भीतर, ठीक है। ये पीसीएस, आरओ या किसी भी वनडे एग्जाम के लिए आपको ये टॉपिक काम करेगा। तो भारत के अंदर भारत के समुद्री मार्ग की खोज यूरोप के लोगों ने, कौन से लोगों ने? यूरोप के लोगों ने समुद्री मार्ग की खोज करी भारत आकर के पहली बार, अपने लोगों के लिए, भारत के लिए नहीं करी। भारत तो हजारों सालों से था जहां पे, है ना। तो पहली बार समुद्री मार्ग की खोज की जाती है और यूरोप का एक देश है जिसका नाम है पुर्तगाल। पुर्तगाल के पड़ोस में है, आप यूं समझ लीजिए, एक स्पेन भी है। पुर्तगाल और स्पेन दोनों पड़ोसी देश हैं। तो वहां से एक व्यक्ति आता है और एक समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करते हुए, गॉड ऑफ होप का इस्तेमाल करते हुए, दक्षिण अफ्रीका के निचले रास्ते से होकर वो हिंद महासागर तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है? हिंद महासागर तक। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि समझिए, मानचित्र के माध्यम से थोड़ा सा समझा देते हैं आपको, फिर चर्चा करेंगे व्यापार पे ही। जैसे कि ये हमारा हिस्सा है, कौन सा? इस तरीके से भारत का, ये भारत का हिस्सा है। तो भारत में व्यापार करने आता है व्यक्ति साहब। तो जो व्यापार करने आता है व्यक्ति, वो मान लीजिए यहां पर एक देश की स्थिति है, उस देश का नाम है आपका पुर्तगाल। मान लीजिए स्पेन, इस तरीके से स्पेन एक देश बना हुआ है और नीचे है उसके इस तरीके से पुर्तगाल। इमेज के तौर पे आप, यह है स्पेन, ऊपर पड़ता है, और यहां है पुर्तगाल। कौन सा देश है? पुर्तगाल। अभी आप समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को, पूरे को समझने से ही आप क्वेश्चन आंसर लगा करके आएंगे, है ना। लिखाना रटाना नहीं है, वो मैं दूसरी क्लास में थ्योरी के विषय में बताऊंगा कौन कौन से प्रश्न है। अभी आप समझ लो पुर्तगालियों के विषय में, ठीक है। तो यूरोप महाद्वीप, महाद्वीप कौन सा आता है आप जानते हैं? यूरोप महाद्वीप का देश है भाई। स्पेन, पुर्तगाल कौन से महाद्वीप के देश हैं? अगर आपसे कभी भी महाद्वीप पूछा जाए तो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं ये देश। तो पुर्तगाल से एक व्यक्ति चलता है, और पुर्तगाल से एक व्यक्ति चलता है जिसका नाम वास्को ड गामा। क्या नाम था उसका? वास्को ड गामा था। पुर्तगाल से चलता है वो नॉर्थ अटलांटिक महासागर में आता है, उसके बाद दक्षिण अटलांटिक महासागर में आता है। अपनी यात्रा जो वो करता है, अपनी यात्रा वो यहां से शुरू करता है। तो यहां से जब वो इस तरीके से शुरू करता है अपनी यात्रा, तो सबसे पहले जो आता है वो कौन से सागर में आता है? या नॉर्थ अटलांटिक सागर से होकर के निकलता है, वो उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर के निकलता है। कौन से सागर से? उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर के निकलता है। यहां पर जो स्थिति है वो उत्तर अटलांटिक महासागर की है, ठीक है। यहां से जब वो निकलता है अपनी यात्रा के क्रम में, तो इस सागर से निकलता है, यहां से उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर के निकल रहा है। यहां से होकर के जब निकलता है तो नीचे पहुंचता है दक्षिण में। तो यहां फिर दूसरा सागर आता है, उस सागर का नाम है दक्षिण अटलांटिक महासागर। क्या नाम है? दक्षिण अटलांटिक महासागर। मैं यात्रा बता रहा हूं, इस तरीके से दोनों सागरों से यात्रा करी उसने। दक्षिण अटलांटिक महासागर से होकर के वास्को ड गामा अपनी यात्रा कर रहा है, जब पुर्तगाल से अपने देश से चलता है तो, है ना। यहां से चलेगा भाई पुर्तगाल से, तो पुर्तगाल आप यूरोप में देखोगे तो इस सागर में आएगा ही आएगा। जब नाव के माध्यम से कोई व्यक्ति आएगा या पानी के जहाज के माध्यम से, जो आजकल व्यापारिक जहाज चलते हैं, उत्तर अटलांटिक महासागर, उसके बाद दक्षिण अटलांटिक महासागर से होकर के कौन निकलता है? आपका वास्को ड गामा निकलता है दक्षिणी अटलांटिक वाले हिस्से से, है ना। और दक्षिण अटलांटिक वाले हिस्से से निकलता है तो दक्षिण अफ्रीका से नीचे से निकलता है। कौन से देश से निकलता है? दक्षिण अफ्रीका के नीचे से, है ना। इसे थोड़ा सा मैं हटा के ऊपर लिखता हूं, समझ जाइएगा, आप समझ गए होंगे। दक्षिण अटलांटिक वाला हिस्सा है, एक हिस्सा हो गया उत्तर का और एक हो गया दक्षिण का। जब वास्को ड गामा बढ़ता है तो यहाँ पे एक देश की कंडीशन है,
यहीं पर एक देश है, इस तरीके से ऐसे समझ लीजिए, मैं थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं आपको और कोई दिक्कत नहीं। तो इसके नीचे से यहां से इस तरीके से वास्को ड गामा आगे के लिए चलता है, उसका जो जहाज है पानी का वो इस तरीके से निकलता है, यहां से वो ऐसे चलता है, ठीक है। यहां से चल रहा है, ये अफ्रीका वाला हिस्सा है। यहां पर भारत के इस साइड में पूर्वी हिस्से में कौन सा हिस्सा है, माफ कीजिए पश्चिमी हिस्से में अफ्रीका वाला हिस्सा है, दक्षिण अफ्रीका देश पड़ता है एक। कौन सा देश पड़ता है यहाँ, दक्षिण अफ्रीका। आप चाहो तो लिख सकते हैं जानकारी के लिए, दक्षिण अफ्रीका एक देश है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के नीचे वाला जो जल मार्ग है ये वाला, इसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, ठीक है। आप चाहो तो नोट करते चलना मेरे साथ, केप ऑफ गुड होप, गुड होप कहा जाता है। इस जल मार्ग को कहा जाता है जो अफ्रीका के नीचे, दक्षिण अफ्रीका के नीचे है, जहां से वास्को ड गामा चलता है पुर्तगाल से। उत्तर में आता है, फिर दक्षिण में आता है, फिर अफ्रीका के निचले हिस्से में जाता है। इस जगह का नाम केप ऑफ गुड होप कहा जाता है इसको, है ना। अफ्रीका के नीचे के जल मार्ग को क्या कहा जाता है, केप ऑफ गुड होप। अब यहां से निकलता हुआ वास्को ड गामा साहब कहां पहुंचता है, यहां से चलता हुआ मेडागास्कर की यात्रा करता है, सेशल्स की यात्रा करता है, बहुत सारी चीजों की यात्रा करता है। मेडागास्कर भी पड़ता है रास्ते में, है ना, सेशल्स पड़ता है, तो यहां वो पहुंचता है। कहां पहुंचता है वास्को ड गामा, यहां से इस तरीके से यात्रा करते हुए यहां पर पहुंचता है वास्को ड गामा, भारत के इस हिस्से में पहुंचता है साहब। कौन से हिस्से में पहुंचता है वास्को ड गामा, दक्षिणी हिस्से में। किसकी बात कर रहे हैं हम, हेडिंग में तो बता ही दें आपको, पुर्तगालियों की बात कर रहे हैं। आप समझिए इस क्लास में, इस क्लास को आप समझ लोगे, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर पुर्तगाली से आएगा तो। और पुर्तगाली में बात कर रहे हैं किसकी, वास्को ड गामा की, जो व्यक्ति जिसने समुद्री मार्ग की खोज करी। कौन से मार्ग की खोज करी, समुद्री मार्ग की खोज करी वास्को ड गामा। कौन से देश का रहने वाला था वास्को ड गामा, पुर्तगाल का। कहां का निवासी था, पुर्तगाल का निवासी था। पुर्तगाल की राजधानी भी चाहो तो नोट कर लेना, लिस्बन। कैपिटल क्या है इस समय पुर्तगाल की, लिस्बन कैपिटल है, जो कि एग्जाम में काम आई। तो इस रास्ते से होता हुआ अफ्रीका के नीचे से होता हुआ कहां पहुंचता है, आपके भारत में आ जाता है। अब यहां पर क्यों आया, क्या करने आया भाई, तो यहां पे ये लोग आए, यूरोपवासी जितने भी आए, जितने भी कंपनी आई, सबका एक ही उद्देश्य था, व्यापार करना भारत से। भारत से क्या करना था, व्यापार, यानी कि पूर्व के देशों से व्यापार करना था। ये पश्चिमी देशों से आए, ये पश्चिमी देश हैं हमारे, पुर्तगाल है, स्पेन है, या इंग्लैंड है, फ्रांस है ना, इटली है, ये सब पश्चिमी देश हैं। इन देशों से जो भी हमारे देश में लोग आए वो सब व्यापार करने आते हैं, और इनमें सबसे पहला नाम था वास्को ड गामा का, जो व्यापार करने आता है, ठीक है। इसमें भी ये कहा जाता है कि वास्को ड गामा ने भारत आने के लिए, एक गुजराती पथ प्रदर्शक था अहमद मजीद एक व्यक्ति था, उसकी सहायता से कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। किसकी सहायता लेता है वास्को ड गामा, अहमद मजीद की। एक व्यक्ति का उल्लेख पढ़ते हैं यहां पे, अहमद मजीद की सहायता से, इस व्यक्ति की सहायता से रास्ते से होता हुआ कहां पहुंचता है, कालीकट। इस जगह का नाम क्या है मेरे भाई, कालीकट। कालीकट पहुंचता है, कालीकट बंदरगाह पर, कालीकट बंदरगाह भी कहते हैं इसे, है ना, कालीकट बंदरगाह पहुंचता है। और वास्को ड गामा का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था व्यापार करना, और व्यापार भी किसका, मसालों का व्यापार करना। क्योंकि हमारे दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा या सबसे प्रसिद्ध क्या है, मसालों की खेती होती है, और आज भी होती है, उस सदी में भी हो रही थी। कौन सी सदी की बात कर रहा हूं मैं, 15वीं सदी की बात कर रहा हूं। ये 15वीं सदी का किस्सा है, ठीक है, जो मैं आपको कहानी बता रहा हूं वास्को ड गामा या पुर्तगालियों की। तो कालीकट बंदरगाह पर वो आ जाता है भाई साहब, कालीकट बंदरगाह पर आ जाता है किसकी मदद से, अहमद मजीद। और ये अहमद मजीद कहां का रहने वाला था, गुजरात का था ये व्यक्ति। इसकी सहायता से ये यहां पहुंचता है वास्को ड गामा, ठीक है। कालीकट का उस समय का एक शासक था जिसका नाम था जमोरिन। कालीकट का जो शासक था उसका नाम क्या था, जमोरिन नाम का शासक था। मैं इधर बता देता हूं, लिख देता हूं आपको, आप नोट करते चलना। जमोरिन कहां का शासक था, कालीकट का। कालीकट का शासक था जमोरिन, ठीक है। तो इसने वास्को ड गामा का क्या किया, स्वागत किया। जमोरिन ने वास्को ड गामा का क्या किया, बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करता है कालीकट का शासक, ठीक है।
कालीकट अभी वर्तमान में कहां पे स्थित है? कालीकट नामक जगह वर्तमान में स्थित है केरल में। वर्तमान में कालीकट कहां है? केरल राज्य का एक शहर है जो कि बंदरगाह भी जाना जाता है, और वर्तमान में इसका नया नाम है कोझिकोड। क्या नाम है बेटा? कोझिकोड। ठीक है, तो भाई ये यहाँ पे आता है और ये करता है व्यापार, शासक से बातचीत करता है और शासक को कहता है कि इसका मुनाफा हम आपको भी देंगे और इनका व्यापार हम अपने देशों में करेंगे, क्योंकि उस समय पश्चिमी देशों में यानी कि पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, इन देशों में भारत के मसालों की बहुत डिमांड थी। ठीक है, बहुत ज्यादा डिमांड थी। तो मसालों के व्यापार के लिए पुर्तगाली या वास्को डी गामा भारत में आता है और भारत से व्यापार करता है। और भारत से जो व्यापार करता है, ये व्यापार सबसे ज्यादा किस चीज का सबसे ज्यादा व्यापार करता है? इधर मैं लिखता चलता हूं, आप नोट भी करते चलना। काली मिर्च का वास्को डी गामा ने सबसे ज्यादा व्यापार किया। काली मिर्च का व्यापार वास्को डी गामा ने सर्वाधिक किया। वास्को डी गामा ने काली मिर्च का सबसे ज्यादा व्यापार किया। अगर कहा जाता है 60 गुना फायदा, 60 गुना लाभ प्राप्त किया, लाभ प्राप्त किया वास्को डी गामा ने यहां से केरल से काली मिर्च ले जाकर के, केरल से काली मिर्च ले जाकर के, यानी कि कालीकट से काली मिर्च को ले जाकर के वास्को डी गामा ने 60 गुना व्यापार वो कमाया, पैसा कमाया। यानी कि यहां से खरीदा मान लीजिए 5 रुपए में या 1 रुपए में, तो उसके 60 गुने में, यानी कि 10 रुपए में खरीदा तो 10 रुपए का 60 गुना यूरोप में, अपने देश में, पुर्तगाल में व्यापार किया या आसपास के हिस्सों में व्यापार किया। पुर्तगाल के पड़ोस में स्पेन में भी व्यापार किया और आसपास के देशों में, क्योंकि मैं कह चुका हूं अंग्रेजी देशों में, आसपास के कंट्रीज में भारत के मसालों की मुख्य मांग थी उस समय, मुख्य डिमांड थी। मसाले हमारे यहाँ के बहुत प्रसिद्ध थे विश्व भर में उस समय भी और आज भी हैं। और अंग्रेज आप जानते हैं क्या खाने के शौकीन होते हैं? सबसे ज्यादा मछलियां। तो मछलियां बनेंगी कब? जब अच्छे से मसाले डाले जाएंगे। तो भाई साहब मुख्य तौर पर डिमांड थी उन दिनों, है ना। तो वहां मछलियां बहुत प्रसिद्ध यूरोप के अंदर, मसाले यहाँ के, तो मसाले ले जाएंगे तभी तो वहां खाएंगे भाई। ये भी एक तर्क एक इतिहासकार ने बताया है इसमें। ठीक है, तो काली मिर्च का सबसे ज्यादा केरल के कालीकट से या केरल से व्यापार किसने किया? वास्को डी गामा ने किया। ठीक है, अब आता है 1498। कब आता है एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूं। वास्को डी गामा 20 मई, ये तारीख है 20 मई 1498 को, 20 मई 1498 को कालीकट पहुंचता है वास्को डी गामा। कालीकट पहुंचता है। आप मेरे साथ नोट करते चलना, फिर बाद में नोट्स बना लेना, अगली क्लास में थ्योरी भी बता दूंगा, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं। 20 मई 1498 कालीकट पहुंचता है। ठीक है, व्यापार करता है, रहता है, यहां पे रुकता है, वापस चला जाता है। कहां चला जाता है? वापस पुर्तगाल लौट जाता है, व्यापार करता है। फिर दोबारा आता है 1502 में, ये भी लिख लेना, 1502 में पुनः, 1502 में पुनः वास्को डी गामा भारत आता है। वास्को डी गामा भारत आता है, भारत आता है। ठीक है, 1502 में पुनः आता है, कोई दिक्कत नहीं। 1502 में पुनः भारत आता है। ठीक है जी, तो आप समझे 1502 में पुनः वास्को डी गामा भारत आता है। पहले आया 20 मई 1498 को। वास्को डी गामा कहां से आया, कौन से सागरों से होकर के आया, पूरा रास्ता आपके सामने। और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब अगले चलते हैं। देखिए, अब भारत के भीतर, अभी मैं समझा ही रहा हूं, समझाते समझाते लिख लेना, सारी चीजें यहीं हो जाएंगी आपकी स्पष्ट। आगे देखिए कौन कौन से लोग, पुर्तगाली लोग आते हैं भारत में, है ना। पुर्तगालियों के बारे में बात करते हैं। पुर्तगाली जो व्यक्ति भारत में आते हैं व्यापार के उद्देश्य से और भारत में स्थापित होते हैं एक तरीके से, कौन कौन से लोग हैं उनके नाम जान लेते हैं। सबसे पहले उनके नाम जान लेते हैं। उनका उद्देश्य क्या था आपको पता है? भारत में व्यापार करना। तो जैसे पहला व्यक्ति आता है, जैसा कि मैं बता चुका हूं, वास्को डी गामा।
पहला व्यक्ति वास्को डी गामा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति आता है, कौन सा व्यक्ति आता है? दूसरा व्यक्ति जो पहला वायसराय बन करके आता है, दूसरा व्यक्ति पहला अल्मीडा आता है। पूरा नाम फ्रांसिस्को द अल्मीडा है ना। दूसरा जो व्यक्ति आता है वो अल्मीडा आता है और ये पहला गवर्नर बनता है। ये पहला गवर्नर था, नोट कर लेना, यहीं से काम चल जाएगा आपका। पहला गवर्नर था, ये पहला वायसराय था, भारत के भीतर आता है। कौन? अल्मीडा, ठीक है। फ्रांसिस्को द अल्मीडा, अल्मीडा के नाम से ज्यादा फेमस था, अल्मीडा के नाम से ज्यादा फेमस है ये व्यक्ति। पूरा नाम है इसका फ्रांसिस्को द अल्मीडा, है ना। वास्को डी गामा के बाद आता है, ये दूसरा व्यक्ति है। तीसरा व्यक्ति कौन आता है? इस अल्मीडा के बाद, अल्मीडा अपना कार्यकाल यहाँ 1505 से 1509 तक रहता है। आप लिखते चलना ब्रैकेट में, 1505 से 1509, यानी कि 4 साल का शासनकाल रहता है इसका अल्मीडा का। अल्मीडा भारत में 4 साल बिताता है। कितने? 4 साल बिताता है, स्पेंड करता है, खर्च करता है। इसके बाद अल्बुकर्क आता है। इसके बाद ये और इससे ज्यादा फेमस था, अल्बुकर्क आता है। कौन सा व्यक्ति आता है? अल्बुकर्क आता है। ये नोट करते चलना, है ना। अब अल्बुकर्क आता है 1509 से शासनकाल शुरू करता है और 1509 से लेकर के लगभग 1515 तक इसका शासनकाल रहता है। किसका? अल्बुकर्क का। ये तीसरा व्यक्ति था। तीसरे के बाद चौथा भी व्यक्ति आता है। यहाँ एक बार इनके नाम लिख लेते हैं जिससे याद रहेगा। चौथा जो व्यक्ति आता है वो नीनो आता है। नीनो नाम का नाम है इसका, नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा। ये चौथा वायसराय के तौर पे पुर्तगाली। अब समझ लीजिए इसका कार्यकाल यहां से शुरू कर देंगे। 1515 से इसका कार्यकाल शुरू होता है भारत में और 1534 तक जाता है। कब तक जाता है? 1534 तक। इन 4 प्रमुख प्रसिद्ध व्यक्तियों का उल्लेख भारत में अच्छे खासे तरीके से दे रखा है और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला गवर्नर बताइए तो अल्मीडा बताइए, पहला वास्तविक गवर्नर बताइए तो अल्बुकर्क, जिसने वास्तविक भारत में पुर्तगालियों की शक्ति को स्थापित किया। कैसे किया मैं बताऊंगा। इसे वास्तविक क्यों कहते हैं भाई? इस व्यक्ति को वास्तविक गवर्नर कहा जाता है। इस व्यक्ति को कहा जाता है कि यह वास्तविक गवर्नर था। कब से कब तक रहता है? 1509 से 1515 तक, है ना। इसे वास्तविक शासक कहा जाता है, वास्तविक शासक कहा जाता है। लिख लेना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हिंदी में हो रहा है। वास्तविक शासक पुर्तगाली शक्ति का भारत के भीतर, भारत के भीतर वास्तविक पुर्तगाली शक्ति का जो व्यक्ति था स्थापित करने वाला, वो अल्बुकर्क था। लेकिन पहला गवर्नर था, पहला वायसराय था, अल्मीडा था 1505 से 9 तक। व्यापार करने सबसे पहले वास्को डी गामा आता है भारत। और चौथे नंबर पे नाम है इसका नीनो डी कुन्हा। ये रहता है 1515 से 1534 तक का शासनकाल इसका भी रहता है, ठीक है। मोटा मोटी तौर पे देखें तो लगभग 40 सालों तक ये व्यापार करते हैं सब लोग मिलाकर के। सब लोग मिलाकर के कितने साल तक व्यापार करते हैं? लगभग 40 वर्षों तक। अगर देखें तो 40 वर्षों तक ये सारे लोग भारत से क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। 40 वर्षों तक भारत से पुर्तगाली व्यापार करते हैं, ठीक है। रटाने को तो रटा देता, थ्योरी भी थी, लेकिन समझ लो आप पहले मोटा मोटी तौर पे हम जोड़ लेंगे। 1498 यानी कि 1500 से 1534 तक हम आएंगे तो लगभग 40 वर्षों तक ये व्यापार किया। लेकिन बात करें कि सबसे अंत तक गए तो ये 1961 में देश को छोड़ करके गए थे। तब तक 461 सालें होती हैं, लेकिन वो शासन में नहीं थे उस समय। इस समय ये व्यापार कर रहे थे, पूरी ताकत से व्यापार कर रहे थे, ठीक है। तो जैसे देखिए, इसको क्यों कहा जाता है? ये वास्तविक, आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। पूरा नाम अगर इसकी बात करेंगे तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क इसका पूरा नाम था। क्यों था वास्तविक गवर्नर? देखो मैं बताऊं आपको। इसने क्या किया? आदिल शाह एक शासक थे, आदिल शाह एक शासक थे। जैसे ये वाला जो हिस्सा है ये गुजरात का हिस्सा हो गया। यहाँ पे समझने की कोशिश करना मानचित्र में, ये हो गया आपका गुजरात। कौन सा राज्य हो गया? गुजरात। गुजरात के बाद ये वाला हिस्सा हो गया आपका महाराष्ट्र, ठीक है। अब इसके बाद जो नीचे का हिस्सा है वो आपका गोवा आता है। गोवा आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा गोवा। यहाँ पे ये वाला कौन सा राज्य हो गया आपका? गोवा, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे यूसुफ आदिल शाह का शासन था। यहाँ पे एक शासक का शासन था यहाँ पे,
इसका नाम था यूसुफ आदिल शाह। कौन से राज्य पर? गोवा पर। ठीक है, 1510 की बात है। तो 1510 किसके बीच में आएगा? ये 1509 में आता है। एक साल के बाद ही यहाँ ऊधम करना शुरू कर देता है अल्बुकर्क। ऊधम किया इसने, पूरे ताकत से ऊधम किया एक साल के बाद ही। किसने? अल्बुकर्क ने, भारत के भीतर आकर के। सबका उद्देश्य भारत में व्यापार करना ही था, लेकिन ये ऊधम करना शुरू करता है यहाँ पे। तो ऊधम करने के क्रम में क्या करता है ये? गोवा पर किसका शासक था? यूसुफ आदिल शाह। एक व्यक्ति थे, एक शासक थे, यूसुफ आदिल शाह। लिख लेना आप, यूसुफ आदिल शाह का शासन था गोवा पर। तो गोवा को प्राप्त करता है, ये पूरी ताकत से लड़ता है। कौन सा व्यक्ति? अल्बुकर्क। यूसुफ आदिल शाह को पराजित करता है और गोवा पर अधिकार कर लेता है, और गोवा के साथ साथ दमनदीप को भी जीत लेता है। गोवा और दमनदीप। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई 1510 में, कौन सी वर्ष में? 1510 में गोवा को किसने जीत लिया? अल्बुकर्क ने। गोवा और दमनदीप को अल्बुकर्क ने जीत लिया। इस बात को याद रखिएगा, 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा को जीत लिया। किससे? यूसुफ आदिल शाह से। जब इतना बड़ा राज्य जीत लिया तो इसी वजह से इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है कि पुर्तगालियों की शक्ति को वास्तविक रूप से किसने स्थापित किया? अल्बुकर्क ने स्थापित किया, भारत के भीतर। भारत के भीतर। ठीक है, समझ पाए आप? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। और इसके साथ साथ लिख लेना, दमनदीप को भी जीत लिया था। गोवा तो जीता ही था, दमन और द्वीप, इनको भी, दोनों को जीता था। किसने जीता था दमन और द्वीप को? आपके अल्बुकर्क ने जीता था। किसने? अल्बुकर्क ने। इस वजह से वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, अब चूंकि इनका काम क्या था? व्यापार करना था, सारे लोगों का काम। तो इन्होंने फैक्ट्रियां स्थापित करी। क्या स्थापित करी? फैक्ट्रियां स्थापित करी भारत के समुद्री हिस्सों में, है ना। वही व्यापार कहां से होगा? समुद्री हिस्सों से ही होगा। तो फैक्ट्रियां स्थापित करने का काम शुरू किया इन्होंने। किसने काम शुरू किया? पुर्तगालियों ने। इन चारों वायसरायों के नाम ले लेना आप, है ना। पहला गवर्नर पूछा जाता है, वास्तविक संस्थापक भी पूछा जाता है, तो नोट कर लेना, है ना। वास्को डी गामा में बता चुका हूं। अब अगले पेज पे चलेंगे तो देखिए, अगले पेज पे चलेंगे तो मैं बात करता हूं। इनका जो उद्देश्य था वो क्या था? भारत के अंदर फैक्ट्रियां स्थापित करना। क्या स्थापित करना? फैक्ट्रियां। ठीक है, तो फैक्ट्रियां, सबसे पहले प्रश्न आता है कि भाई ये बता दो हमें कि पुर्तगालियों ने सबसे पहली फैक्ट्री कौन सी खोली? प्रश्न पूछा जाता बेटा, सबसे पहली फैक्ट्री कौन सी थी पुर्तगालियों की? सबसे पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों की कौन सी थी? तो बेटा कोचीन सबसे पहली फैक्ट्री खोली गई पुर्तगालियों के द्वारा। सबसे पहली जो फैक्ट्री थी वो कौन सी थी पुर्तगालियों की? कोचीन। हेडिंग डाल लेना, पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित फैक्ट्री। ठीक है भाई, व्यापार करेंगे तो फैक्ट्रियां खोलेंगे, नहीं खोलेंगे तो। सबसे पहली, ये लिख लेना, पहली व्यापारिक फैक्ट्री थी पुर्तगालियों की। पहली व्यापारिक फैक्ट्री, पहली व्यापारिक फैक्ट्री कौन सी है? कोचीन। यो कोचीन कहां पे? केरल में। और आपको पता है वास्को डी गामा कहां पे आया था? वास्को डी गामा कहां पे आया था? कालीकट में आया था। वास्को डी गामा जो आया था वो आपका कहां पे आया था? कालीकट में आया था, है ना। अब प्रश्न आता है कि भाई सबसे पहली व्यापारिक फैक्ट्री कोचीन, कोचीन को कब स्थापित किया? कब स्थापित किया गया था? कोचीन को 1503 में स्थापित किया गया था। लिख लेना, नोट कर लेना, 1503 में स्थापित किया गया कोचीन को, ये नोट कर लेना। ठीक है, 1503 में व्यापार, पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की गई। और उससे पहले वास्को डी गामा कालीकट में आया था, जैसा कि मैं बता चुका हूं। समझिएगा आराम से पूरी चीज को। इसके अलावा आपको पता ही है गोवा पे वो क्या कर लेते हैं? कब्जा कर लेते हैं। गोवा उनका ही हो जाता है ना। इससे ऊपर क्या है यहाँ पे? गोवा। तो गोवा में भी उनकी फैक्ट्रियां थी, है ना। गोवा पर वो पूरा कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे दमन दीप में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। दमन में और द्वीप में, है ना, अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करते हैं। ये फैक्ट्रियां ही सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं कि कहाँ कहाँ पुर्तगालियों ने फैक्ट्री लगाई अपनी। तो द्वीप में भी लगाई, दमन में लगाई, गोवा को जीत लिया था गोवा के अंदर, लेकिन सबसे पहली कोचीन में थी इनकी फैक्ट्री। कहां पे थी? कोचीन में। लेकिन इसके अलावा जो चौथा
पुर्तगाली गवर्नर था। चौथा कौन सा था? कुन्हा, डीडो कुन्हा जो गवर्नर मैंने लिखाया है ना, डीडो लिखते हैं, कहीं डीडी लिखते हैं, उसका नाम है ना, अलग अलग किताबों में लिखता रहता है। तो उसके समय में इस हिस्से में यहां आएंगे तो ये कौन सा हिस्सा है? बंगाल का। ये कौन सा हिस्सा है? बंगाल का। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल हो गया, ये पश्चिमी हिस्सा था, ये पूर्वी हिस्सा है। तो चौथे वायसराय के समय में एक इलाके का नाम आता है हुगली, हुगली बंदरगाह, और हुगली शहर का भी नाम है जो कि बंगाल के अंदर स्थित है। कहां पे स्थित है? ये बंगाल में। उस समय भी था और आज भी है। ठीक है, उस समय भी था और आज भी है। तो पुर्तगालियों ने सबसे ज्यादा अगर बात करें तो इसको डकैती का अड्डा बनाया था अपना, जो माल को इधर उधर से डकैती करके लाते थे, इसी बंदरगाह से सप्लाई करते थे। ठीक है, दूसरा बेटा प्रश्न पूछा जाता है कई बार पुर्तगालियों के द्वारा, लूट का अड्डा बनाया था इसे। मतलब जो भी लूट करके डकैती करके सामान लेकर के आएंगे तो उसका अड्डा क्या था आपका? हुगली बंदरगाह था। डकैती का और लूट का अड्डा, ये डकैती का अड्डा भी कहा जाता है। परीक्षाओं में अक्सर करके कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। लूट और डकैती का जो अड्डा था पुर्तगालियों ने स्थापित किया। जितना भी लूटते थे, माल को डकैती करते थे, वो हुगली बंदरगाह से सप्लाई किया करते थे। कौन से बंदरगाह से सप्लाई किया करते थे? हुगली बंदरगाह से। और ये सबसे ज्यादा उल्लेख 1529 से 38, डी कुन्हा जो गवर्नर था। कौन सा गवर्नर मैंने लिखा है? डी कुन्हा। डी कुन्हा जो गवर्नर था, ये चौथे नंबर का गवर्नर था पुर्तगालियों में। इसके समय में ये सबसे ज्यादा स्थापित करते हैं और सबसे ज्यादा प्रचलित होता है डी कुन्हा। और मैं बता चुका हूं इसका समय काल, आप चाहेंगे तो 1529 से 1534 है ना, ये बार बार बता रहा हूं मैं। 29 से 34 के समय में सबसे ज्यादा स्थापित हुगली बंदरगाह को किया, जो कि डकैती के लिए और लूट के लिए सबसे ज्यादा इन्होंने इस्तेमाल किया। किसने इस्तेमाल किया सबसे ज्यादा लूट के लिए? इन्होंने इस्तेमाल किया, पुर्तगालियों ने। वैसे उससे पहले एक शासक था गयासुद्दीन महमूद शाह बंगाल का। बंगाल का एक शासक था, बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद से पुर्तगालियों ने अनुमति ली फैक्ट्री खोलने के लिए। पुर्तगालियों ने अनुमति ली फैक्ट्री खोलने के लिए, है ना, अनुमति ली। कहां पे फैक्ट्री खोलेंगे? एक जगह का नाम सतगांव में खोलेंगे साहब फैक्ट्री एक, और एक चटगांव में खोलेंगे। ये दो जगह फैक्ट्रियां खोलने की अनुमति ली, अनुमति दे दी भी इस शासक ने। इस शासक ने अनुमति दे भी दी। कौन से शासक ने दे दी? गयासुद्दीन महमूद, जो कि कहां का शासक था? बंगाल का शासक था। बंगाल का शासक था गयासुद्दीन महमूद। ठीक है, एक सतगांव एक चटगांव। अब ये दोनों जगह कहां है? यहां भी इन्होंने अनुमति ली। सतगांव और चटगांव दोनों यही बंगाल के अंदर है ना। मान लीजिए यहां पे सतगांव था, यहां पे अनुमति ली एक इलाके में फैक्ट्री खोलने की, और एक और हिस्सा जो कि इस समय बांग्लादेश का शहर है चटगांव, यहां भी अनुमति फैक्ट्री खोलने की ली पुर्तगालियों ने, उस समय के बंगाल के शासक से। उस समय का बंगाल का शासक गयासुद्दीन महमूद था। तो कुल मिला के जो मैं बताना चाह रहा हूं, इन्होंने यहाँ पे फैक्ट्रियां खोली। और एक और फैक्ट्री केरल में खोली 1505 में, दूसरी कन्नूर में। पहली फैक्ट्री कोचीन और दूसरी जो फैक्ट्री खोली वो कन्नूर में खोली। दूसरी फैक्ट्री कहां पे खोली? कन्नूर में। मान लीजिए यहां पे मैं दर्शा देता हूं आपको, वैसे तमिलनाडु वाला हिस्सा था, केरल के अंदर ही ये दूसरी फैक्ट्री थी, ये भी लिख लेना। कन्नूर पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री थी। कौन सी थी? दूसरी फैक्ट्री व्यापार के लिए। दूसरी फैक्ट्री कब खोली ये भाई साहब? 1505 में। ये 1505 में और ये 1503 में। अब इस फैक्ट्री की स्थापना किसने करी? कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भाई इस फैक्ट्री की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इस फैक्ट्री की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो जो पहली कोचीन वाली फैक्ट्री है उसकी स्थापना किसने करी? उसकी स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था वो था अल्बुकर्क। कौन था? अल्बुकर्क ने स्थापना करी थी इस वाली फैक्ट्री की। हाँ, ये फैक्ट्री बता रहा हूं मैं, कोचीन फैक्ट्री की स्थापना है ना, ये भी लिख लेना। कोचीन फैक्ट्री की स्थापना किसने करी? अल्बुकर्क ने करी। ये नोट कर लेना, किसने स्थापना करी? अल्बुकर्क ने करी थी। ठीक है, अल्बुकर्क ने कोचीन फैक्ट्री की स्थापना। तो कुल मिला के आप समझ पाए होंगे जो चीजों को मैं बताना चाह रहा हूं पुर्तगालियों के माध्यम से समझाया है, नोट भी कर लेना
थ्योरी में तो रट लोगे, रटने के अलावा कुछ नहीं है। अब आप समझ गए होंगे, पूरा मानचित्र बना करके 3-3 बार मैंने बताया कहां कहां पे फैक्ट्रियां थी और व्यापार करने का इनका उद्देश्य था। व्यापार के उद्देश्य से ये लोग आए। ठीक है। मध्यकाल में प्रश्न आता है कि मध्यकाल में सबसे पहले व्यापारिक संबंध भारत के किसके साथ स्थापित होते हैं? तो पुर्तगालियों के साथ। पॉइंट आता है मध्यकाल में भारत के साथ सबसे पहले व्यापारिक संबंध किसके साथ स्थापित होते हैं? पुर्तगालियों के साथ। ठीक है। पुर्तगाली के साथ मध्यकाल में सबसे पहले व्यापारिक संबंध स्थापित होते हैं। ये नोट कर लेना इस पॉइंट को। ये लूट और डकैती वाले अड्डे को जरूर लिख लेना, हुगली को, जो कि बंगाल में। ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार। ठीक है। और कोई दिक्कत आपको यहां पे लगे तो आप मुझे बताइए। वैसे अल्मीडा के बारे में और बता दूं, इन्होंने एक ब्लू वाटर पॉलिसी और स्थापित की थी अल्मीडा ने। इधर चलते हैं, अल्मीडा के पास बताना भूल गए थे। जो पहला जो गवर्नर था इसने एक पॉलिसी स्थापित करी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। नोट करके लिख लेना, नोट करके आप लिखिएगा। कौन सा पहला? अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी स्थापित करी थी। यहां पे स्थापित की है ना, ब्लू वाटर पॉलिसी अंडरलाइन कर लेना, ये स्थापित की थी। और इस पॉलिसी का उद्देश्य कौन से सागर में था? मुख्य अधिकार जमाना, हिंद महासागर में अपना एक छत्र राज्य स्थापित करना, अपना आधिपत्य जमाना, अपना अधिकार करना व्यापार के लिए। पानी की जहाजों से व्यापार जो हम करेंगे वो सागर के माध्यम से करेंगे। तो इसी सागर के ऊपर ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि नीला जल पॉलिसी, नीला जल नीति हिंदी में लिख करके देता है। किसने स्थापित करी इस नीति को? तो अल्मीडा ने स्थापित किया इस नीति को। किसने स्थापित किया? अल्मीडा ने स्थापित किया। कहां पर स्थापित किया? कौन से सागर में? हिंद महासागर। क्योंकि भारत के दक्षिण में, यहां दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। ये मैंने पुर्तगालियों के विषय में आपको बता दिया है। चाहता तो मैं रटा भी देता, है ना, अंडरलाइन कर करके रट लेते, लेकिन समझा दिया पूरा का पूरा क्या मामला था, क्या कलेश था इसमें, क्या हत्या समस्याएं थी। तो ये समस्याएं थी, ये पूरा मैंने आपको बता दिया है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। बाकी की कौन कौन से प्रश्न इससे पूछे गए वो प्रश्न भी मैं कराऊंगा आपको। थ्योरी भी हो सकेगी तो अगली क्लास में बताएंगे, लेकिन इसी तरीके से आपको पूरा विवरण सभी कंपनियों के बारे में बताया जाएगा। कमेंट करके अवश्य बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बिल्कुल निःशुल्क और फ्री पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़िए। सभी को नमस्कार, राधे राधे।